सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सवाल इजी है या मीडियम है या टफ है? अगर तुमने कोई टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस नहीं किया, यानी कि वो टेस्ट आपका दिया हुआ बर्बाद है। सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप में से कई लोग ऑलरेडी टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं। क्या तो आप हफ्ते में 1 दे रहे होंगे टेस्ट, 2 दे रहे होंगे, या फिर आप टेस्ट देने की शुरू करने वाले हैं। आप जैसे ही टेस्ट देते हैं, आपके शुरुआत के 1-2 टेस्ट में नंबर बहुत खराब आते हैं, जो कि आपको डरा देता है कि शायद मेरा एक्चुअल एग्जाम के दिन भी ऐसा ही मार्क्स आ जाएगा। आपके 70 आ सकते हैं, 300 में 100 आ रहे होंगे, 150 आ रहे होंगे। सभी के लिए यहां पे जो भी डिस्कस करेंगे एप्लीकेबल है। वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग योर पेपर अटेम्प्टिंग रूल्स, स्ट्रैटेजी, आपका एनालिसिस का तरीका क्या होना चाहिए, आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं जिसके कारण से आपका मार्क्स कम आ रहा होगा। यहां पर कुछ 6 कारण हमने लिखे हुए हैं और हम लोग इनमें से इंपॉर्टेंट कारणों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। अटेम्प्टेड टेस्ट विदाउट प्रिपरेशन सबसे बड़ा कारण हो सकता है। रैंडम पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट इशू, पुअर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल। आपने टेस्ट देना शुरू तो कर दिया है, लेकिन आपने उसके पहले रिगरस मैनर में प्रैक्टिस नहीं की है, अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि पुअर एक्यूरेसी और टेस्ट एनालिसिस, क्या तो तुम उसको स्किप कर देते हो या फिर तुम सुपरफिशियल तरीके से टेस्ट को अपीयर करते हो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। टेस्ट इज इंपॉर्टेंट बट डू नॉट इवन ट्राई टू हाइप इट। टेस्ट का मेन पर्पस, एजेंडा आपको समझ में आना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहचानने का तरीका है, अपने नर्वसनेस को शांत करने का तरीका है, टाइम मैनेजमेंट सीखने का तरीका है। राइट, टाइम बाउंड मैनर में लगातार 3 घंटा कैसे बैठते हैं, उसकी आदत डालने का एक तरीका है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब मेरी बातों को यहां पर ध्यान से सुनिएगा। रिगरस प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको करनी है। इजी सवाल करना इस समय बंद कर दीजिए भैया। इजी सवाल तुम एग्जामिनेशन में ऐसे भी निकाल जाओगे, तो जरूरी है कि आप इस टास्क को एग्जीक्यूट करें। टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गुड इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड राइट क्वेश्चंस आपको करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप में से कई लोग इसको शुरू कर चुके हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको भी करना है, करना ही करना है। लिंक इसका नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब समझिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स बढ़े, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं होगा कि आपके पहले 100 नंबर थे फिर आपके 200 नंबर हो जाएंगे। वो आपको यहां पर झूठा दिलासा नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे आपका मार्क्स बढ़ता है, 100 से 110, 120, 130, राइट। एंड तब जब आप सिमिलर लेवल के टेस्ट को अपीयर कर रहे होंगे, बच्चे मेरे से पूछते कि क्या सर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप में से कई लोग शायद 2025 के पेपर को ही एज अ मॉक देने वाले हैं। दैट इज कंप्लीटली फाइन। प्रीवियस ईयर पेपर से बेस्ट टेस्ट अपीयर करना कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑल्सो। अब समझिएगा, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को इंक्रीज करना होगा। यह आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले डेली रिवीजन बाय एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है भाई साहब? आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स है या फिर आप हमारे यहां से रिवीजन सीरीज से फॉलो कर रहे हैं, सुनने के बाद अपने आंख को बंद करके या फिर खोल के इमेजिन कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था और लाउडली बोल बोल के चीजों को रिकॉल कीजिए, या फिर एक ब्लैंक A4 शीट पे उसको भरना शुरू कीजिए और फिर मैच कीजिए कि क्या आपने सब कुछ रिकॉल किया है। और जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस किया करो। यानी कि अगर तुम मान लो 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करने जा रहे हो, तो आप इसके लिए 50 मिनट मैक्स टू मैक्स का टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे। जितना आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करेंगे, आपका ब्रेन उसी हिसाब से ट्रेन होता चला जाएगा। एक सवाल को सॉल्व करना अलग बात है, लेकिन समय सीमा में सॉल्व करना अलग बात है। बिल्ड वन टाइम क्वेश्चन रीडिंग हैबिट। आप में से कई लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ने के बाद आप भूल जाते कि आपने सवाल में पढ़ा क्या था, तो आप 2-3 बार सिर्फ सवाल को ही पढ़ते रहते हैं। तो आप आदत डालिए कि आप धीरे धीरे सवाल पढ़िए, लेकिन जब सवाल को पढ़े तो उसको प्रोसेस भी करिए। सवाल में बोल क्या रहा है, डायग्राम को इमेजिन कीजिए और साइमल्टेनियसली जो भी उसमें गिवन पैरामीटर्स है उसको एक पेपर पे लिखते चलिए, ताकि आपका यूनिट्स में सिली मिस्टेक्स ना हो। एक मेजर कारण है सिली मिस्टेक्स होने का ये, राइट। ट्रेन कैलकुलेशन स्पीड। अपना कैलकुलेशन स्पीड को भी बढ़ाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट का ट्रिक, हमारे ही चैनल पे एक स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, बड़ा ही शानदार है, उसको एक बार देख लेना। किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर रूट चुटकियों में निकाल लोगे और अप्रोक्सीमेशन स्किल्स आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाई स्क्वायर को हम लोग कभी कभी 10 ले लेते हैं सॉल्विंग करते वक्त। 1 + x⁴n को हम लोग कभी कभी 1 + nx लिख देते हैं, अगर x हमारा 1 से बहुत ज्यादा छोटा हुआ। इस प्रकार के अप्रोक्सीमेशन sin θ = θ
अगर एंगल बहुत छोटा हो, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा हो, इस प्रकार के अप्रोक्सीमेशन अपने को आने चाहिए। तब समय के साथ धीरे धीरे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। और जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हो, डाउट आता है, उसी वक्त उसका डाउट को रिजॉल्व करो। अगर आपके पास एक अच्छा वीडियो डिस्कशन है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए आप यहां से करते हैं तो आप करो, और रिगरस सॉल्विंग आपको कहां से करना है फिजिक्स में, तो आपको यहां से करना है फिजिक्स में, लिंक आपको नीचे है, करना है। ठीक बात है सर। सेकंड आपका आता है पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच। अब पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच में क्या तो आप, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही क्रिटिकल है, क्या तो आप पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हो, यानी आप पहले एक सब्जेक्ट सॉल्व करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे। ये ऑर्डर क्या होगा वो एक बच्चे पे डिसाइड किया जाता है, आपका कंफर्ट जोन क्या है, राइट। कोई बच्चा पहले फिजिक्स करता है, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स करता है, या फिर पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स करता है। बहुत रेयरली कोई बच्चा पहले मैथ्स करेगा, फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री करेगा। अमूमन 90% बच्चे यही दोनों में से कोई फॉर्मेट को उठाते हैं। क्या तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को सेपरेटली सॉल्व करोगे, यानी कि आपने 50 मिनट या 1 घंटा इसको दिया, फिर 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, व्हाटएवर, या फिर आप पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को एज अ सिंगल सब्जेक्ट लेके चलेंगे और वैसे सॉल्व करेंगे। सर इसका क्या मतलब है, समझाते हैं। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भैया तुम सेपरेटली सॉल्व करो या फिर एज अ सिंगल सॉल्व करो। इजी मीडियम टफ, इजी मीडियम टफ हमको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फिजिक्स को उठा रहे हो और तुम सिर्फ फिजिक्स को ही सॉल्व करना चाहते हो 1 घंटा, तो भैया 20 मिनट के अंदर अंदर सारे इजी सवाल तुमको निपटाने हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड में 20 मिनट के अंदर अंदर तुमको मीडियम सवाल को निपटाने हैं। फिर जो टाइम बचता है उस 20 मिनट से 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें टफ सवाल को एक बार अप्रोच कर लेना है कि भैया हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सवाल इजी है या मीडियम है या टफ है? हम आपको यहां पे एग्जांपल दिखाते हैं। ये सारे सवाल आपको 2025 के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, राइट। ये सारे सवाल आपको इजी है। इजी का मतलब क्या होता है भैया? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड लग रहा है, ग्राफ ऐसा है कि देख के समझ में आ रहा है कि हम ये सवाल तो सर निपटा ही देंगे। ये सवाल देखोगे तो भैया केपलर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये सवाल में आपको दिख रहा है कि भैया यहां पे आपको एरिया अंडर द कर्व लगाना पड़ सकता है। ये सवाल आपको एरर का है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आंसर को फ्री में पाइए। मीडियम लेवल के सवाल में थोड़ा सा आपको रीडिंग करना पड़ता है, देख के आपको लग सकता है कि डरावना है, लेकिन डरावना बिल्कुल होता नहीं है, राइट। ये सवाल आपका रे ऑप्टिक्स का है, ये सवाल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और टफ सवाल का मतलब होता है कि भैया क्या तो वो सवाल एक्चुअली में टफ है या फिर उसमें बहुत ज्यादा रिगरस न्यूमेरिकल सॉल्विंग है। फॉर एग्जांपल, ये सवाल आपको रोटेशन का है, सवाल इजी है, कॉन्सेप्चुअली सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत हैवी है। और ये सवाल तो आप जानते हैं रे ऑप्टिक्स का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन अभी तक का पूछा गया है। सभी हमारे उस टॉप 200 वाले में आपको मिल जाएंगे, या फिर चैप्टर वाइज में भी इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा कि आप जब क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आपको इंस्टेंटली समझना पड़ेगा कि भैया वो सवाल इजी है, मीडियम है या टफ है। अब समझिए, अगर तुम पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को एज अ सिंगल सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो तो तुमको राउंड 1 में क्या करना है? राउंड 1 में तुम्हें सारे के सारे इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि इजी है वो आपको कर डालने हैं, राइट। राउंड 1 में मान लीजिए कि आपने फिजिक्स को उठाया, सवाल देखा इजी है, फटाक से सॉल्व किया, मीडियम या टफ लग रहा है, आगे बढ़ गया। आप मान के चलिए कि भैया कम से कम 10 से लेके 15 सवाल आपको इसमें मिल सकते हैं फिजिक्स में ही। केमिस्ट्री में ज्यादा आसान होता है इजी सवाल को आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए आपने यहां पे भी 10 से 15 सवाल उठा लिए, और मैथ्स में मान लीजिए कि आपने 2 से 3 ही सवाल यहां पर उठा पाए हैं। तुम इसी को बस देखो सॉल्व करके, कैलकुलेट करके कि भैया तुम्हारा मात्र 60 मिनट के अंदर अंदर कितना सारा मार्क्स तुमने ऑलरेडी बटोर लिया है। अगर हम लोग इसको 10 पकड़े, 10 पकड़े, 2 पकड़े, तो भैया यही हमारा 22 हो गया है। यानी आपको 90 मार्क्स के आसपास तो आपने 1 घंटे के अंदर ही निपटा डाले हैं, उससे भी कम समय में। फिर आप जाइए राउंड 2 में। फिर राउंड 2 में आप दोबारा से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के मीडियम सवाल को अप्रोच कीजिए, और उसके बाद अगर कुछ समय बचता है फिर आप टफ लेवल के सवाल को अप्रोच कीजिए। देखिए, मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन रहता है कि पूरे पीसीएम को एज अ सिंगल सब्जेक्ट आप ट्रीट करें,
क्यों? होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा फिजिक्स के साथ शुरुआत करता है और वो इसी को ही पहले सॉल्व करेगा 3 राउंड में, इजी, मीडियम, टफ। लेकिन होता क्या है, कभी कभी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि आप किसी मीडियम सवाल को कर रहे हो और आप सेंटिमेंटल हो गए, आपने उसमें समय बहुत ज्यादा दे दिया, जिस कारण से केमिस्ट्री में शायद बहुत इजी सवाल ज्यादा थे, आप वहां तक पहुंच नहीं पाए। आप इसके प्रेशर में ही इतने नर्वस हो गए हैं, कान के पीछे से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। एग्जाम के सेंटर में ऐसा होगा। घर पे बैठ के टेस्ट देना अलग बात है, एग्जाम के सेंटर में जब हजारों बच्चे आसपास होते हैं, मोटे मोटे चश्मे पहने हुए, तो घबराहट ज्यादा होता है, राइट? हार्ट बीट ज्यादा तेज होती है। सो माय रिकमेंडेशन इज, और इसी का फायदा होता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो, देखो तुम्हारे लिए बेस्ट क्या सूट करता है। ये नहीं कि टेस्ट देते वक्त भी सेंटिमेंटल हो गए कि भैया हमको तो एकदम तोड़ फोड़ मचा देना है टेस्ट के अंदर ही, नहीं, ठीक है? टेस्ट एनालिसिस, अगर तुमने कोई टेस्ट दिया उसका एनालिसिस नहीं किया, यानी कि वो टेस्ट आपका दिया हुआ बर्बाद है, उससे बढ़िया तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर जाते। अब ध्यान से सुनिएगा, टेस्ट एनालिसिस आपको खुद से करना चाहिए। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने किसी सवाल में 96 सेकेंड्स लगा दिया, उसे 46 सेकेंड्स के अंदर मुझे सॉल्व करना था। अरे भाई, इसको एनालिसिस नहीं बोलते हैं। तुम्हारे पास समय है कि तुम सेकेंड को नापते फिरो बैठ के? एनालिसिस का मतलब होता है मोटा मोटा तुम्हें 2 घंटा से 2.5 घंटा लगाना है एनालिसिस पे, और उसमें तुम्हें करना क्या क्या है। तुमने टेस्ट दे दिया, आइडेंटिफाई करो, भैया टेस्ट तुम ही दियो ना, तो तुम आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हो कि तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग कहां कहां मिले हैं। ये सबसे पहले अटैक करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हुआ है तो 2 कारण है, 2 मेजर कारण है। क्या तो तुमने सिली मिस्टेक किया है या फिर तुमने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है। कोई भी प्रकार का मिस्टेक करो, एक मिस्टेक नोटबुक बनाना है जिसमें तुम्हें लिखना है, राइट? फलाना टेस्ट, तारीख डालिए, सब्जेक्ट डालिए, और तुमने क्या सिली मिस्टेक किया था, तुमने क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि तुमने किसी सवाल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया सोचते हुए कि तुम तो सही थे, लेकिन जब तुमने उसका सोल्यूशन देखा तो तुमको पता चला कि भैया तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं। जैसे ही तुमने आइडेंटिफाई किया, इसको मिस्टेक नोटबुक में लिखो और जाके अपने शॉर्ट नोट से या फिर लॉन्ग नोट से जाके उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिविजिट करो, ठीक है? सेकंड, तुमको टारगेट करना है कि कोई ऐसा सवाल था जो तुम जानते थे लेकिन समय कम था तो तुम्हें वो सवाल छोड़ना पड़ा, या फिर वो सवाल लंबा था। तब एनालिसिस करते वक्त तुम इन सवालों को दोबारा से टाइम बाउंड मैनर में फिर से सॉल्व करोगे, फिर से ट्राई करोगे। तो ये दोनों तुम्हारे प्रायोरिटी में होना चाहिए। तीसरा वो सवाल होता है जिसका तुमको हवा तक नहीं था, तुमने फ्लूइड्स पढ़ा ही नहीं है और उसके सवाल तुमने देख लिए, तुमको उसको देखकर भी उसका एनालिसिस करने का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर वो सवाल इजी है तो उसका सॉल्यूशन एक बार देख लो, इसी बहाने तुमको पता चल जाएगा कि फ्लूइड्स के वैसे सवाल में क्या फॉर्मूले लगाने चाहिए थे। लेकिन अगर कोई चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं है, उसका बहुत टफ सवाल है उस पेपर में, तो उसका एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक बात है सर? जो भी तुमको अच्छा सवाल लगता है, जो भी लर्निंग्स मिलती है, उसको लर्निंग नोटबुक में लिखो। 2 प्रकार के नोटबुक आपके पास होंगे, एक लर्निंग नोटबुक जहां पे आप हमारे चैलेंजेस के लर्निंग्स को या फिर टेस्ट के लर्निंग्स को लिख रहे होंगे, राइट? एंड एनालिसिस करने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन का गैप रखिए टेस्ट में, और भर भर के रिगरस मैनर में प्रैक्टिस कीजिए। 3-3 घंटे का स्लॉट लगाइए, सिटिंग लगाइए, और रिगरस मैनर में सॉल्विंग कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में। ये वाली सॉल्विंग आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, रिवीजन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, और टेस्ट में अपने अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज कीजिए। क्या आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, एनालिसिस कीजिए। यही साइकिल आपको रिपीट करते रहना है, तब जाके आपका कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक बात है सर? बढ़िया है सर। लर्निंग नोटबुक के बाद ये जो मिस्टेक नोटबुक है जिसके बारे में हमने आपको चर्चा की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, हमने पहले भी 1-2 बार अपने बच्चों को ये चीज कहा हुआ है, आप कभी भी अपने गलतियों को नहीं भूलते हैं। तुम एक बार इमेजिन कर लो, एक बार रिकॉल करके देख लो कि तुमने अपने बचपन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कांड किए होंगे, तुमको वो कांड आज भी याद होगा। गलतियों के बाद इंसान ज्यादा सीखता है, तो जो भी गलती कर रहे हो उससे घबराना नहीं है टेस्ट के अंदर, वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स योर सक्सेस लर्निंग के लिए। एज आई ऑलवेज से, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 70 to 80% टाइम पेन पेपर सॉल्विंग, be it in the form of rigorous solving, be it in the form of test solving, right? And 20% time, 30% time max to max in your concept learning, और आप अपने सिलेबस को थोड़ा थोड़ा और आगे पुश कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है? इंप्लीमेंट कीजिए। मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।